फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको हम बताए थे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव में आपको हम दो टाइप का सिस्टम बताए थे, और एक बताए थे क्लोज्ड सिस्टम और एक ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम को ही हम लोग क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोलते हैं और ओपन को हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं। और फिर आपको बताए थे नोड और एंटी नोड के बारे में। तो नोड क्या होता है? तो नोड जहाँ पे गांठ बनता है वो क्या होता है? नोड्स। और जहाँ पे गांठ नहीं बनता है वो क्या होता है? एंटी नोड। अगर इसको फिर से देखा जाए एक छोटे से ग्राफ के द्वारा, एक छोटे से इस ग्राफ के द्वारा, तो हम देख सकते हैं कि इस तरीके का जो आप वेव देख रहे हैं, ये जो आप वेव देख रहे हैं, तो यहाँ जो गांठ बन रहा है ये क्या कहलाया? नोड कहलाया। और ये क्या कहलाया? एंटी नोड कहलाया। ये क्या कहलाया? एंटी नोड कहलाया। ये सब क्या है? एंटी नोड। और ये सब क्या है? नोड है। जहाँ पे गांठ बन रहा है वो नोड, और जहाँ पे गांठ नहीं बन रहा है वो क्या होगा? एंटी नोड। मतलब कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के पोजीशन पे हमारा एंटी नोड बनता है और जीरो एम्पलीट्यूड पे हमारा नोड बनता है। ये चीज़ याद रखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि क्लोज ऑर्गन पाइप में एयर भर देते हैं, ठीक है, और उसके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क ले आते हैं। ट्यूनिंग फॉर्क ये आप देख सकते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप है। क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होता है? जिसका एक एंड क्लोज रहता है, दूसरा एंड ओपन रहता है। और इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग वाइब्रेट करवाते हैं। तो वाइब्रेट कराने के बाद जैसे पल्स वेव निकलेगा, और वो पल्स वेव इस डायरेक्शन में इस ऑर्गन पाइप में जा रहा है। तो पहले इस क्लोज ऑर्गन पाइप के बारे में थोड़ा समझ ले कि क्लोज ऑर्गन पाइप में जो ओपन एंड है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। जो ओपन एंड है, ये ओपन एंड है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। तो एंटी नोड कैसे बनेगा? तो इस तरीके का एंटी नोड बनेगा। जो ओपन होगा वो एंटी नोड होगा, और जो यहाँ पे गांठ बनेगा वो क्या होगा? नोड होगा। ये जो आपके दिख रहे हैं क्या होगा? ये ओपन होगा, और ये क्या होगा? ये जहाँ पे गांठ बन रहा है वो नोड, और ये क्या होगा? एंटी नोड। तो यहाँ पे इस जहाँ पे ओपन है ये डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा और प्रेशर का नोड बनेगा। यहाँ ओपन एंड पे प्रेशर का नोड बनेगा और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ही आपस में फेज चेंज करता है, इसलिए ये एक एंटी नोड बनेगा और दूसरा नोड बनेगा एक ही प्लेस पे। जो कि फेज चेंज बाय पाई ड्यू टू रिफ्लेक्शन एट ओपन एंड। और फाई का जो वैल्यू क्या होगा? और यहाँ पे जो फेज चेंज है वो 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। अब जहाँ पे क्लोज इंड है, क्लोज इंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा और प्रेशर का एंटी नोड बनेगा। डिस्प्लेसमेंट का नोड बनेगा और प्रेशर का एंटी नोड, मतलब कि यहाँ पे गांठ बनेगा डिस्प्लेसमेंट का, और प्रेशर एंटी नोड का क्या होगा? गांठ नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं? मान लिए हैं कि इसका जो क्लोज ऑर्गन पाइप है उसका लेंथ क्या है? एल। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब, इस ट्यूब को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एल। और उसका वैल्यू कितना होगा? 2n-1 लेमडा बाई 4। एल इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 4। और जो वेवलेंथ इसमें डेवलप होगा, जो वेवलेंथ होगा साउंड का, तो उसका वैल्यू कितना होगा? लेमडा इज इक्वल टू 4l बाई 2n-1। 4l बाई 2n-1, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से वैल्यूज़ को पुट करके हम लोग प्रेशर वेव का नोड आपको और एंटी नोड बताते हैं, और डिस्प्लेसमेंट का वेव और एंटी नोड बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो आपने देखा कि ये फंडामेंटल वेवलेंथ है 4l बाई 2n-1, और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2n-1 इंटू वी बाई 4l, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते हैं। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 पुट किए, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे 1 नोड होगा और 1 एंटी नोड होगा। 1 नोड होगा और 1 एंटी नोड होगा। तो जैसे ही आप n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आप इस वाले फॉर्मूले पे पुट कीजिए, यहाँ वाले फॉर्मूले पे, ठीक है। कौन सा फॉर्मूले पे? तो l इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 4, ठीक है। तो पुट करने के बाद यहाँ पे पुट कीजिए 2 इंटू 1, 2-1 कितना हो गया? 1। 1 इंटू लेमडा बाई 4 मतलब कि लेमडा बाई 4। तो लेंथ का वैल्यू, इस ट्यूब का वैल्यू कितना हो जाएगा? l बाई लेमडा बाई 4। और जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग लेमडा डैश कहते हैं, चूँकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 4l बाई 2n-1। तो इसमें 1 पुट कीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 4l, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4l। तो लेमडा डैश का वैल्यू हो जाएगा 4l, और फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर 2n-1 बाई 4l इंटू वी, तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए तो कितना हो जाएगा? v बाई 4l, v बाई 4l, ठीक है। चूँकि लेमडा डैश इज इक्वल टू 4l, तो हम लोग लिख सकते हैं f1 इज इक्वल टू v बाई लेमडा डैश, ठीक है। f1 इज इक्वल टू v बाई लेमडा डैश, ठीक है। तो हम लोग इंडिविजुअली प्रेशर का अलग से निकालेंगे वैल्यू, और डिस्प्लेसमेंट का। आप देख सकते हैं इससे हमने प्रेशर का यहाँ पे अलग से किया है और डिस्प्लेसमेंट का अलग से किया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। तो इन दोनों में किस तरीके का वेव डेवलप होगा?
चूँकि हमको मालूम है कि प्रेशर नोड जो होता है वो क्लोज ऑर्गन पाइप में यहाँ पे नोड बनता है और यहाँ पे प्रेशर का एंटी नोड बनता है। यहाँ पे नोड बनता है, यहाँ पे एंटी नोड बनता है। तो एक नोड बनेगा और एक एंटी नोड बनेगा। तो देखिए एक नोड कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे वेव बनेगा, एक नोड और एक एंटी नोड। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये एंटी नोड हुआ और यहाँ पे क्या बना, ये नोड बना। ठीक है, तो ये प्रेशर वेव में। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, चूँकि डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनता है और डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे नोड बनता है। तो देखिए यहाँ पे ओपन, तो एक एंटी नोड और एक नोड, एक एंटी नोड और एक नोड। ठीक है, तो एक एंटी नोड डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट नोड इस तरीके से यहाँ पे। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं λ/4, मतलब कि फ्रीक्वेंसी v बाई लेमडा डैश। इसी को बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, या फिर फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल हार्मोनिक। तो इतने सारे नाम से हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, कब? व्हेन n = 1, ये चीज़ याद रहे। अब when n = 2, when n = 2, तो जब n बराबर 2 होगा तो 2 नोड और 2 एंटी नोड होगा, 2 नोड और 2 एंटी नोड होगा। तो हम लोग फिर से पुट करते हैं उस वैल्यू में। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 3λ/4। हम लोग इसी वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में। तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3λ/4। लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4L/3, 4L/3। और फ्रीक्वेंसी 1, यहाँ पे हम F1 कह रहे थे, इसको हम लोग फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कह रहे थे, इसको हम लोग F2 कह देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3b/4L या फिर 3b/λ डैश। और F2 = हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3F1, 3F1। ठीक है, इसको हम लोग 3F1 लिख सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज टर्म्ड एज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज टर्म्ड एज फर्स्ट ओवरटोन और सेकेंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और सेकेंड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और सेकेंड रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसमें किस तरीके का हमारा वेव का फॉर्मेशन होगा, नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले प्रेशर में देखते हैं, प्रेशर वाले। तो चूंकि प्रेशर में यहाँ पे कितना बनेगा, 2 नोड और 2 एंटी नोड। तो नोड प्रेशर में कहाँ बनता है, तो ओपन एंड में। तो ओपन एंड में यहाँ पे बना। ठीक है, तो 2 नोड और 2 नोड और 2 एंटी नोड। तो एक नोड तो यहाँ बन चुका। तो कभी भी 2 नोड एक साथ तो हो नहीं सकता, या फिर कभी भी 2 एंटी नोड तो एक साथ हो नहीं सकता है। तो हमेशा बनेगा नोड और एंटी नोड, तो अल्टरनेट में बनेगा। तो पहले एक नोड बन चुका, तो अब इस तरीके से एंटी नोड बनेगा। तो यहाँ पे एक एंटी नोड बन गया, आप देख सकते हैं। फिर ये इस तरीके से आएगा पल्स, ठीक है, और फिर ये इस तरीके से आएगा और यहाँ पे फिर नोड बनेगा और फिर यहाँ पे एंटी नोड बनेगा। तो इस तरीके से एक नोड यहाँ और एक नोड यहाँ, 2 नोड और एक एंटी नोड यहाँ और एक एंटी नोड यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नोड और 2 एंटी नोड बन गया। चूँकि प्रेशर में ओपन एंड पे नोड बनता है और क्लोज एंड पे एंटी नोड बनता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे बनेगा। और डिस्प्लेसमेंट में कैसे बनेगा, डिस्प्लेसमेंट में बनेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे ओपन एंड है, तो ओपन एंड पे ये एंटी नोड बनता है और क्लोज पे नोड बनता है। तो 2 नोड और 2 एंटी नोड। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये बनेगा, इस तरीके से ये बनेगा। तो एक नोड यहाँ, एक एंटी नोड यहाँ, एक एंटी नोड यहाँ, एक नोड यहाँ और एक नोड यहाँ। तो 2 एंटी नोड और 2 नोड यहाँ पे भी बन गया। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम लोग आप n बराबर 3 पुट करते हैं। n बराबर 3 पुट किए, तो n बराबर 3 पुट करने के बाद आपको 3 नोड और 3 एंटी नोड बनेगा। 3 नोड और 3 एंटी नोड। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले फिगर को ही बना लेते हैं, पहले इसको बना लेते हैं। तो देखिए 3 नोड, चूँकि ये प्रेशर के लिए हम लोग बना रहे हैं, प्रेशर के लिए बना रहे हैं। तो प्रेशर में 3 नोड, तो 3 नोड जो है अल्टरनेट बनना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड। ठीक, अब 3 एंटी नोड भी होना चाहिए, 1 2 3। तो ये 3 हमारा एंटी नोड भी मिल गया। ठीक, इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट में देखिए, तो इस वाले ओपन एंड में चूँकि ये एंटी नोड बनेगा, तो यहाँ पे एंटी नोड बन गया 1 2 3, ये एंटी नोड और नोड 1 2 3। तो 3 नोड और 3 एंटी नोड बन गया। अब जब n बराबर 3 पुट करते हैं तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5λ/4। लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4L/5। और F3 मतलब थर्ड फ्रीक्वेंसी 5v/4L या फिर 5v/λ डैश या फिर F3 = 5F1। इसको क्या बोलेंगे, 5F1। एंड दिस इज कॉल्ड फिफ्थ हार्मोनिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक और थर्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी और थर्ड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी और थर्ड रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
और थर्ड रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ याद रहे कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे निकल रहा है वो हमेशा ऑड में होगा। क्या होगा? ऑड में। यहाँ पे देखिएगा, इसलिए नोट करके यहाँ पे लिखा गया है, हियर ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट वाइल इवन आर मिसिंग, दैट्स वाई क्लोज ऑर्गन पाइप इज़ नॉट यूज इन एनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो ध्यान रहे कि किसी भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में जनरली हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप को इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो ऑड हार्मोनिक है वो हमें एक प्लीजेंट साउंड नहीं देता है। क्योंकि ऑड हार्मोनिक जो है वो एक प्लीजेंट साउंड नहीं देता है, इसलिए हम इसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन जो इवन हार्मोनिक हमें देता है उसको हम लोग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो प्लीजेंट म्यूज़िक हमें वो दे सकता है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल बांसुरी, जो फ्लूट देखते हैं या फिर और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि ओपन हो, वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है और उससे साउंड भी अच्छा निकलता है। ठीक है, अब आपको हम इसके बीच थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जो बैंड वगैरह में जो बजाता है आप देखेंगे कि वो भी क्या होता है, एक साइड से पतला होता है, दूसरे साइड से मोटा होता है। तो कहने का मतलब वो भी एक तरीके का ओपन ही है। आप अगर क्लोज का बात करेंगे तो क्लोज बहुत कम ही आपको मिलेगा। आप देखे होंगे शोले मूवी में जो धर्मेंद्र जो बजाता है वो क्या है, वो एक क्लोज ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल है, जिसमें कि उतना प्लेजेंट साउंड नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। तो ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक ओपन ऑर्गन पाइप लिए, एक ओपन ऑर्गन पाइप, और इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाए तो यहाँ से ये पल्स वेव इस डायरेक्शन में चलने लगा। तो जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जो वेव होता है, जो वेव एक कंप्लीट वेव होगा उसका वो कितना आएगा, वो λ/2 में आएगा। वो कितना में आएगा, λ/2 में। ये कितना हो गया, λ/2। तो इसको हम लोग L बोलते हैं, तो L का वैल्यू कितना होगा, λ/2। तो लैम्डा को हम लोग कह देते हैं 12, चूँकि हम लोगों को पता है फ्रीक्वेंसी बराबर होता है v/λ। तो v/λ, तो v और लैम्डा डैश का वैल्यू कितना है, इसको हम लोग लैम्डा डैश कह देते हैं एक्चुअली। और लैम्डा डैश का वैल्यू कितना है 12, यहाँ से हम 12 पुट कर देंगे तो f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, v/12। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एक चीज़ ध्यान रहे, ओपन ऑर्गन पाइप में क्लोज ऑर्गन पाइप्स के बराबर नहीं होता है, क्योंकि ओपन ऑर्गन पाइप में आपको हमेशा अगर हम ये λ/2 का बात कर रहे हैं, अगर n=1 पुट करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 एंटी नोड मिलेगा और 1 नोड मिलेगा। क्योंकि अब देखिए, क्योंकि ये ओपन इंड है, दो साइड से ओपन इंड है, तो यहाँ पे दोनों साइड से एंटी नोड बनेगा। यहाँ पे देख लीजिए, दोनों साइड से एंटी नोड बनेगा और एक जगह क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो अब जब n = 2, जब n=2 पुट करेंगे तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा। और f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, v/λ, मतलब कि v/L, या फिर f2 = 2f1। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, तो इसमें कितना एंटी नोड बनेगा, तो आप देख सकते हैं ये एंटी नोड, ये नोड। ठीक है, तो 2 नोड और 3 एंटी नोड, 1 2 3 एंटी नोड, 3 एंटी नोड और 2 नोड। ठीक, कब, when n = 2, ये चीज़ याद रखेंगे। और when n = 3, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके ट्यूब का लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3λ/2। ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12/3। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3v/12। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। और इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं कितना नोड और कितना एंटी नोड का डेवलपमेंट हुआ। तो 1 2 3 3 नोड और 1 2 3 4 एंटी नोड। और ओपन ऑर्गन पाइप में हमेशा याद रखें कि जब भी जो एंटी नोड का डेवलपमेंट होगा वो नोड से ज़्यादा होगा। अगर 1 नोड है तो 2 एंटी नोड होगा, और अगर 2 नोड है तो 3 एंटी नोड होगा, अगर 3 नोड है तो 4 एंटी नोड होगा। तो ये चीज़ ओपन ऑर्गन पाइप में होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही इंड इसका क्या होता है, ओपन होता है ओपन ऑर्गन पाइप में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब एक सवाल है, वाई ओपन ऑर्गन पाइप गिव्स स्वीटर साउंड देन क्लोज ऑर्गन पाइप। वाई ओपन ऑर्गन पाइप गिव्स स्वीटर साउंड देन क्लोज ऑर्गन पाइप। तो अभी आपको हम जस्ट बताए, क्योंकि जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसमें इवन हार्मोनिक फंक्शन यूज़ होता है, बल्कि क्लोज में क्या होता है, ऑड हार्मोनिक फंक्शन यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन द ऑर्गन पाइप
closed at one end, the frequency available are only odd multiple of fundamental frequency, while in the open organ pipe the frequency available are all multiple of fundamental frequency. ठीक है, मतलब all multiple of fundamental frequency होता है, इसलिए स्वीटर स्मेल देता है देन क्लोज ऑर्गन पाइप. ठीक है, क्लोज में सिर्फ ऑड होगा, लेकिन ओपन में क्या होगा, ऑड भी होगा और इवन भी होगा, मतलब सारे मल्टीपल का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए ये ज़्यादा अच्छा आवाज़, ज़्यादा अच्छा स्वीटर साउंड आपको सुनने को मिलेगा. फॉर एग्जांपल फ्लूट, बांसुरी, जो आप बांसुरी देखते हैं फ्लूट, ठीक है, उसमें कितना स्वेटर स्मेल आता है. क्लियर है. चलिए, तो इस तरीके से हम लोग ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं. अब एक और कॉन्सेप्ट है बीट्स. ये बीट्स क्या होता है, ठीक है. तो देखिए, तो बीट्स के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. दिस फेनोमेनन ऑलवेज अकर्स व्हेन टू सोर्स हैविंग फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बट सेम एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम लोग बीट्स को समझने के लिए दो सोर्स को लेते हैं. ठीक है, दो सोर्स, देखिए दो सोर्स है S1 और एक S2. मान लीजिए कि इस सोर्स S1 का फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज और इस S2 सोर्स का फ्रीक्वेंसी है 260 हर्ट्ज. ठीक है, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों का क्या है, जो एम्पलीट्यूड इंटरफेरेंस वो क्या है, बिल्कुल ही सेम है. ठीक है, और कुछ डिस्टेंस पे कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, सुन रहा है, यहाँ पे कान लगाए कोई सुन रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगा, इस जो कान लगा के यहाँ पे बैठा है, वो कितना सुनाई देगा, F1 प्लस F2/2, मतलब कि फ्रीक्वेंसी 1 प्लस फ्रीक्वेंसी 2, फ्रीक्वेंसी बाई सोर्स 1 प्लस फ्रीक्वेंसी बाई सोर्स 2/2, मतलब 256 प्लस 260/2, मतलब कि 258 हर्ट्ज. मतलब कि इस आदमी को जो सुनाई दे रहा है वो 258 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रहा है. ठीक है, ऑब्जर्वर विल हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 258 हर्ट्ज. ऑब्जर्वर फाइंड साउंड वेव्स विथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड विच इज़ टर्म्ड एज बीट्स. मतलब कि आदमी को जो सुनाई देगा वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बीट्स. जैसे कि आप ही सोचिए कि अगर कोई एक ही चीज़ आदमी बजा रहा है, तो आपको तो सिर्फ वही सुनाई देगा. लेकिन अगर कोई दो चीज़ बजा रहा है तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का इंटेंसिटी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा. तो एक जो है थोड़ा सा कम होगा, एक थोड़ा सा ज़्यादा होगा. तो आपको दोनों ही, और जब दोनों एक साथ आपको सुनाई देगा तो वही क्या कहलाएगा, बीट्स, वही बीट्स कहलाएगा. ठीक है, चलिए अब बीट्स फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं. बीट फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ बीट पर सेकंड, इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ बीट पर सेकंड. ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी को मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 256 माइनस 260, मतलब कि 4. तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 4 हर्ट्ज का. ये चीज़ याद रखेंगे, 4 हर्ट्ज. कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है वो सिर्फ 10 बीट पर सेकंड को ही रिकॉग्नाइज कर सकता है. मैक्सिमम बीट्स दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इज 10 बीट्स पर सेकंड. ठीक है, जो मैक्सिमम बीट्स वो सुनाई देगा वो 10 बीट्स पर सेकंड. आप ही सोचिए कि अगर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का 10, 12, 15 लोग उसको बजा रहा है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट को, तो आपको वो किस तरीके से सुनाई देगा, वो एक नॉइज़ की तरह होगा. ठीक है, वही अगर कोई 10 चीज़ भी है तो उसको आप सुन सकते हैं, मतलब कि 10 बीट्स तक आप उसको सुन सकते हैं. अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते. चलिए, तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू F1 प्लस F2/2. ये हुआ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, जिसको कि आप बहुत अच्छे से सुन सकते हैं. और बीट फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, F1 माइनस S2, मतलब कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड. नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी. ठीक, अब हम लोग बीट फिनोमेना को कुछ एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं. तो मान लीजिए कि सोर्स S1 के द्वारा जो प्रेशर वेव इक्वेशन था वो P0, मतलब इसको हम P1 कह देते हैं. सोर्स S1 के द्वारा प्रेशर वेव इक्वेशन P0 साइन ओमेगा 1 T माइनस x/v, और सोर्स S2 के द्वारा जो प्रेशर वेव निकलेगा P2 इज इक्वल टू P0 साइन ओमेगा T माइनस x/v. मान लीजिए कि दोनों जो है वो ऑरिजिन से ओरिजिनेट कर रहा है, किसी ऑरिजिन से. लेट बोथ द वेव्स ओरिजिनेट फ्रॉम ऑरिजिन. तो x का वैल्यू कितना होगा, चूंकि ऑरिजिन से निकलेगा तो 0 हो जाएगा. तो P1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P0 साइन ओमेगा 1t, और P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P0 साइन ओमेगा 2t. ठीक, तो ऑब्जर्वर को क्या सुनाया जाएगा, चूंकि प्रेशर दोनों ही ऐड हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो P बराबर P0 साइन ओमेगा 1t प्लस P0 साइन ओमेगा 2t. तो P विल इक्वल टू P0 साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t. इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, P इज इक्वल टू 2P0 साइन ओमेगा 1t प्लस ओमेगा 2t/2 इंटू कॉस ओमेगा 1t माइनस ओमेगा 2t/2. और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2P0 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 इंटू t इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/t. ठीक है,
ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 को हम लोग ओमेगा कह देते हैं, जो कि क्या है, एक ऑडिबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? ऑडिबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2 को क्या बोलते हैं? डेल्टा ओमेगा बाई 2, मतलब कि बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाई 2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाई 2। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एंगुलर बीट पर सेकेंड बाई 2, नंबर ऑफ एंगुलर बीट पर सेकेंड बाई 2। ठीक है, क्योंकि आपको हम बताए थे कि डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, या फिर डेल्टा फ्रीक्वेंसी को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? F1 माइनस F2। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एंगुलर बीट पर सेकेंड। अब फिर इसी को प्रेशर वेव इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? देखिए, P इज इक्वल टू 2P नॉट कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 इंटू टी। P इज इक्वल टू 2P नॉट, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को क्या लिखेंगे? डेल्टा ओमेगा। तो 2P नॉट कॉस डेल ओमेगा बाई 2 इंटू टी, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को बाई 2 को ओमेगा लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी। ठीक, तो इस तरीके से हम इसके इक्वेशंस को निकाल सकते हैं, इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसके ग्राफ की तरफ देखिएगा, तो देखिए साइन ओमेगा टी के लिए चूँकि आपको पता है कि ये साइनसोइडल ग्राफ होता है, ये साइनसोइडल ग्राफ होता है, तो आप देखिए ये एक साइनसोइडल ग्राफ बन रहा है। और ये क्या है? 2P नॉट कॉस ओमेगा डेल ओमेगा 2/2। तो चूँकि ये कोसाइन है, कोसाइन, तो कोसाइन के लिए हमारा इस तरीके का हमारा ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा? इस तरीके का ग्राफ। अब चूंकि दोनों ही प्रेशर है और दोनों एक जगह मिल रहा है, तो जब दोनों वेव एक जगह मिलेगा तो एक मैक्सिमम 2P नॉट होगा, एक मिनिमम माइनस 2P नॉट होगा। तो मान लीजिए कि ये हुआ मैक्सिमम 2P नॉट कॉस वाला, मैक्सिमम 2P नॉट, और ये मिनिमम हो गया मिनिमम 2P नॉट। तो इस तरीके से ये दोनों मिलेगा और इस तरीके से ये आपको सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मैक्सिमम इंटेंसिटी, और धीरे धीरे कम होगा इस तरीके से, फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, फिर यह मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, और इसी को दूसरे फॉर्म में इस तरीके से दिखाया गया है, इसी को दूसरे फॉर्म में इस तरीके से दिखाया गया है। और आप इंटेंसिटी को देखिए, इसको देखना है और इस इंटेंसिटी को देखना है। इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे कम हो रहा है, फिर इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक, और इसी इंटेंसिटी को कुछ इस तरीके से, मतलब आप इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, ऐसे ग्राफ बनाएंगे, तो ये इस तरीके का ये ग्राफ बनेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एक बार वीडियो को बार बार देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, और उससे भी नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए कि क्या कुछ प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको हम बताएंगे डॉपलर्स इफेक्ट। थैंक यू।